لصدر الإسرائيلي للإسرائيلي. हाँ जरा एक क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूँ पहले यहाँ पे सीरीज ऑफ पैरेलल कंबाइंड सर्किट है वो उस कंबाइंड सर्किट को हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू डिटरमिन करते हैं उसकी कुछ वैल्यूज की और फिर पावर वगैरह के ऊपर चले जाए। तो भाई हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की और 3 रेजिस्टर अटैच हुए हैं एक 200 ओम का एक 100 का और एक 150 का। 100 और 150 ओम्स आपस में पैरेलल के अंदर अटैच्ड है और 200 ओम जो है वो उसके साथ सीरीज में अटैच हुआ। क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि हमें एक करंट मालूम करना है ठीक जितने कंपोनेंट्स है सबके अंदर i1 कह लो i2 कह लो या इसको i2 और i3 कह लो ये i1 है और वोल्टेज मालूम करना है सब। तो ये चीजें जो है हमें डिटरमिन करनी है और इन सब में सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि भाई फाइंड RT उसके बाद I I1 V1 V2 V3 I2 और I3 ठीक है ये सारे आपने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम RT मालूम करते हैं ना टोटल रेजिस्टेंस पता करते हैं। देखो अगर टोटल रेजिस्टेंस पता करनी है तो जो दो रेजिस्टर्स पहले सीरीज में लगे हुए ना उनको सॉल्व करना वो पैरेलल में जो लगे हुए उनको सॉल्व करना ठीक क्योंकि ये अलग अलग जंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आप कोशिश क्या करते हो सर्किट को आप उसको रिजॉल्व कर करके एक सिंगल रजिस्टर पे लाने की कोशिश करते हो जहां आपको दो दो तीन तीन दिखते हैं उनको खत्म करके आप एक रजिस्टर बनाने की कोशिश करते हो। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करूँ 100 और 150 ताकि एक रजिस्टर बन जाए। फिर हम सर्किट को बनाना चाहते हैं एक प्योर सीरीज या प्योर पैरेलल ताकि फिर हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। इस वक्त मसला ये है कि ये ऊपर और नीचे अटैच हुए हैं तो इट्स नॉट प्योर पैरेलल। तो ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट सर्किट इट्स नॉट प्योर पैरेलल नॉर इट्स प्योर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं ये करता हूँ 100 और 150 को पैरेलल में ऐड करता हूँ 1/100 1/150 सही है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो जरा शाबाश मेरे साथ साथ सॉल्व करते चले जाओ और मुझे बताओ पहले यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आर की वैल्यू कितनी होगी भले ही इसमें चैट बॉक्स में बता दो मसला नहीं है। ठीक है आसान नहीं जैद देखो ये पैरेलल में बेटा ये 1/1 करके ऐड होगा ना डायरेक्ट ऐड थोड़ी करोगे इनको
1/100 प्लस 1/150 करो ना। हसनैन, ये वो नहीं, आपका फाइनल आंसर नहीं है बेटा, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। ये अभी 1/r आया है आपके पास। बाकी भी रिस्पॉन्ड करें, अपने पास कैलकुलेटर्स लेके नहीं बैठेंगे क्या? नहीं बेटा, अभी ऐड नहीं करेंगे, वो आखिर में जो आंसर आएगा ना ईमन, उसमें करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर। बिल्कुल मारिया बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 1/60। ये जो दो पैरेलल लगे हुए थे, इनका सॉल्यूशन सही। तो हमारा R हो जाएगा 60 ओम्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों कॉम्बिनेशन की जगह, इन दोनों रजिस्टर की जगह एक 60 ओम का रजिस्टर भी लगा दिया जाए तो वो एक ही इसी तरह बिहेव करे। मतलब अ सिंगल 60 ओम रजिस्टर or a resistor of 100 and 150 ohm in parallel are going to behave in the exact same way. Behave in the same way का मतलब ये है कि उस पर सेम वोल्टेज आएगा और वो सर्किट में सेम करंट फ्लो करवाने के ऊपर वर्क करे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन दोनों को निकाल के वहां 60 ओम का रेजिस्टर लगा दूं तो सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा या वोल्टेजेस चेंज हो जाएंगे। कुछ भी चेंज नहीं होगा। सही। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा बन रहा है जैसे कि एक 60 ओम का रेजिस्टर लगा, और आपको पता है पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस गिर जाती है क्योंकि करंट ड्रॉ होने वाली चीज जो है, करंट जो ड्रॉ होता है वो बढ़ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे ये चीज नजर आई। अच्छा, अब ये 60 ओम का रेजिस्टर मेरे इस 200 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में, ये 200 ओम का रेजिस्टर और ये 60 ओम का रेजिस्टर जो मैंने इक्विवेलेंट कंसीडर किया, ये इक्विवेलेंट है। मतलब ये है कि इन दोनों की जगह ये भी लगाया जा सकता था, या ये दोनों रेजिस्टर्स इस 60 ओम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड देम अप, तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये सीरीज है तो मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा, दैट इज 260 ओम्स। ये मेरे पास टोटल आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, फिर मांगते हैं मुझसे वो करंट आई, वो करंट जो मेरी बैटरी में से इमर्ज हो रहा है। सी, तो अगर मुझे वो करंट डिटरमिन करना है जो मेरी बैटरी के अंदर से इमर्ज हो रहा है, तो मैं V इक्वल्स आई आर तो लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि करंट निकालने का एक ही रास्ता है हमारे पास और वो है V इक्वल्स आई आर। लेकिन एक चीज जो हमें अप्लाई करते हुए याद रखनी होती है कि आप V इक्वल्स आई आर लगाते हुए जिस कंपोनेंट का वोल्टेज ले रहे हो उसी कंपोनेंट का करंट होता है और उसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस होती है। अब मुझे निकालना है आई है सर्किट का टोटल करंट। तो अगर मैं टोटल करंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वोल्टेज भी टोटल होना चाहिए और मेरी रेजिस्टेंस भी मेरी टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है और मेरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 260 ओम्स निकली है। तो अब ये तमाम चीजें टोटल होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल करंट मालूम करना है। सारी सारी चीजें मैंने यहाँ पे टोटल यूज करना। तो यहाँ से मुझे टोटल करंट यानी वो करंट जो मेरी बैटरी सप्लाई कर रही है मिल जाएगा, जो 9/260 से आएगा। बिल्कुल 0.0346 एम्पेयर्स। आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा उस पर लिख सकते हो 0.035 सही, लेकिन अभी मैं मशवरा दूंगा 0.0346 यूज कर लो फिलहाल, क्योंकि अगर हमने इसको राउंड ऑफ ज्यादा कर दिया ना तो मसला ये होगा कि जो आगे के आंसर्स होंगे ना वो थर्ड से डिविएट करें। तो इस वजह से मैं अभी इसको 0.0346 ही लिखवा। अब वो आपसे पूछता है I1 की वैल्यू डिटरमिन कीजिए। 9/260 देख लो, मेरे पास 9/260 0.0346 आ रहा है
मारिया एक काम करो, अपने कैलकुलेशन का स्नैप लेके, मतलब कैलकुलेटर पे वैल्यू रखिए, उसकी तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से, शाबाश। जब तक हम आगे देखते हैं, अब वो हमसे I1 मांग रहे हैं, तो देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात क्लियर भी कर दी कि हाँ भाई जो I1 है वो I के बराबर ही होगा, क्योंकि बैटरी से लेकर इस रजिस्टर तक आपके पास एक ही लूप चल रहा है, कहीं कोई जंक्शन नहीं आया कि करंट डिवाइड हो जाता। तो I1 जो है वो I के ही बराबर होगा और वो 0.0346 एम्पेयर होगा हमारे पास। मारिए मेरे बच्चे, मैं कैलकुलेटर का स्नैप मांग रहा हूँ, ये तो मुझे पता है आपने ठीक किया। आपने कैलकुलेटर में यही रखा है 9/260 रखा है, क्योंकि हम सब ने ये रखा, लेकिन इसका आंसर 0.0346 आ रहा है। तो एक हमारे पास ये भी आंसर हो गया, हमें I1 की भी वैल्यू मिल गई। मारिए फिर मेरे ख्याल से आपके कैलकुलेटर में सेटिंग्स हुई हुई है कि आपका आंसर जितने भी होंगे वो थ्री डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स्ड आ रहे होंगे, तो इस वजह से आपके पास जो है वो वैल्यू राउंड ऑफ होगी 0.035 आ रहा है। इसका मुझे एक जो जजमेंट हुई है वो ये हुई है कि शायद इस वजह से आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेटर की सेटिंग्स को अगर हो सके तो रीसेट ऑल कर दो, सही, ताकि उसके बाद आपके आंसर्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे मांगा गया है V1, सही, 200 ओम पे और कितना वोल्टेज आ रहा है। ये भी बड़ा आसान सा काम है, V1 निकालना कौन सा मुश्किल काम है भाई हमारे लिए। अगर हम V1 निकालना चाहते हैं, V इक्वल्स आई आर लगाएंगे। अगर 200 ओम का वोल्टेज चाहिए तो करंट भी 200 ओम में से गुजरने वाला यूज कर लें 0.0346, और रेजिस्टेंस आप यूज कर लें 200 ओम्स की, 0.0346 इंटू 200 ओम्स, 6.92। ये आ गया V1 आपके पास, कि भाई V1 जो है वो 6.92 वोल्ट ड्रॉप हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद V2 और V3 निकाला जा सकता है। अब देखिए एक बात तो हमें V2 और V3 के बारे में पता है, वो ये है कि ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल के रेजिस्टर्स के वोल्टेज होंगे, और हमें ये बात पता होती है पैरेलल में वोल्टेज इक्वल ड्रॉप हो। अब आपके पास बैटरी 9 वोल्ट्स की थी, उस 9 वोल्ट में से 6.92 वोल्ट्स पहले वाले रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो V2 और V3 के ऊपर आ रहा, वो डिवाइड नहीं हो जाएगा अलग अलग, सही, डिवाइड करंट होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं हो जाएगा, लेकिन 9.69 वोल्ट्स में से 6.92 वोल्ट्स आपके V1 पे आ गए, सही, 200 ओम्स पे। जो रिमेनिंग वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो बची कुची एनर्जी है, वो लेके वो 100 और 150 ओम के अंदर एंटर हुए। तो अगर मैं 5 और 6 को सॉल्व करूं, एक साथ सॉल्व कर देता हूँ, तो मुझे V2 और V3 निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि वो पैरेलल में है, ठीक है। और अगर मुझे V2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 9 में से 6.92 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कि भाई बैटरी के वोल्टेज में से रिमूव कर दें, इट्स 2.08 वोल्ट। तो V2 और V3 दोनों 2.08 वोल्ट।
ये आपके पास हो गया। फिर आपसे बोला गया है भाई I2 और I3 निकाल लीजिए। सही, I2 और I3 भी आ जाएगा आपके पास। आपको पता है कि I2 में जो रेजिस्टर नंबर 2 है वो 100 ओम्स का है, और रेजिस्टर नंबर 3 जो है वो 150 ओम्स का है। ठीक है, अब V इक्वल्स IR लगा सकते हो। आपको पता है इन पे वोल्टेज 2.08 वोल्ट्स आ रहा है, कि रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, और एक की रेजिस्टेंस 150। I2 और I3 दोनों वैल्यूज डिटरमिन हो सकते हैं। ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे जो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जनरली सॉल्व कर लिए। इससे हमारी कमांड भी आ गई कि वैसे सर्किट किस तरह से सॉल्व होगा, कौन सा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। आई सपोज अब इसके अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिहाज से हमारे पास चीजें भी आ गई। मैं जरा चाहूंगा कि हम आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर्स के भी अटेम्प्ट कर लें, ताकि हमारी जो ग्रिप है वो और इम्प्रूव हो जाए। जब बल्कि थोड़ा सा पावर और एनर्जी के ऊपर बात कर लें, उसके बाद फिर इस पर चलते हैं। हमें बोला गया भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। देखिए, एनर्जी अगर खास तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए, सही, या इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए, तो ये बैटरी में नहीं होती। पहली बात आप इस चीज को समझ लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी कंटेन नहीं करता, ना सोलर सेल कंटेन करता है, ना बैटरी में होती है, ना जनरेटर्स में होती है। सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वक्त आती है जब कोई और फॉर्म उसमें कन्वर्ट हो। ये एनर्जी वायर्स में होती है, और वो भी उस वक्त होती है जब आप कोई सोर्स अटैच करते हैं। जैसे अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास एक बैटरी है, मैंने उस बैटरी को रिमोट कंट्रोल में लगा दिया। जब तक वो बैटरी रिमोट कंट्रोल में नहीं लगी हुई थी, उस वक्त तक उस बैटरी के अंदर जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, वो केमिकल एनर्जी थी। उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद थी, उसमें केमिकल रिएक्शन होता तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती। उसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, उसमें कैथोड्स एनोड्स थे, वो चीज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। सोलर सेल्स के अंदर तो एनर्जी होती ही नहीं है। सोलर सेल्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो लाइट एनर्जी को यूज करके सोलर सेल उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बैटरीज भी चार्ज होती हैं और वो जनरल सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल। इसी तरह जो विंड एनर्जी की बात करते हो तो विंड टर्बाइंस लगे हुए होते हैं। विंड टर्बाइंस क्या करते हैं, वो विंड की काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि विंड फ्लो कर रही होती है, तो विंड की काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। उनमें जनरेटर्स लगे हुए हो, आपके इंजन हो गए, आपके जनरेटर्स जो घरों में जनरेटर्स लगे हुए हैं, वो लाजिम बात है विंड पे तो नहीं चलते, उनमें पेट्रोल या गैस डाली जाती है, जिससे वो क्या करते हैं कि अपनी जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है आपके फ्यूल के अंदर, कह लीजिए आपके फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी मौजूद है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद, कंबस्शन के बाद उसमें से रिलीज होती है, वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट के अंदर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वक्त आती है बेटा जब आपके वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर। जब आपके वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करना शुरू कर दे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाए उसमें,
उससे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। तो कभी भी बैटरी के अंदर, किसी सेल के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, टरबाइन के अंदर आप कभी भी कोई एनर्जी ऐसी नहीं लिखोगे, जनरेटर के अंदर भी आप ये नहीं लिखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो प्रोड्यूस जरूर करते हैं इलेक्ट्रिकल, लेकिन उनके अपने अंदर जो एनर्जी होती है, जो उन्हें दी जाती है, वो इलेक्ट्रिकल नहीं होती, वो किसी और फॉर्म में होती है। हाँ, अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए आपको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसी और फॉर्म के अंदर। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आप अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देते हो, जैसे कोई हाइब्रिड कार्स हो गई या इलेक्ट्रिक कार्स हो गई वगैरह, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। लैम्प्स और फैंस लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो देखो, पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, सही है, या एनर्जी अपॉन टाइम, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खैर बेसिक एनर्जी ही होती है, सही। अच्छा, अब अगर आप देखो कि मैं पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम से इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनाता हूँ, मैं एक चीज जानता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला शुरू में वोल्टेज को डिफाइन करते हुए बोला था कि वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं वर्क डन को वोल्टेज इंटू चार्ज लिख सकता हूँ, और इस वोल्टेज इंटू चार्ज को बेटा मैं W की जगह पावर के फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला, सही, वोल्टेज इंटू चार्ज और डिवाइड बाय टाइम करके पावर डन। अब मैं ये बात जानता हूँ कि भाई एज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सही, आपको करंट का फॉर्मूला पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T होता है। तो मैं Q अपॉन T को जो मेरे उस फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है, ये जो Q अपॉन T लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह करंट रिप्लेस कर सकता हूँ। आई कैन राइट I ओवर हियर, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय I, और यू कैन से पावर इक्वल्स IV। इस तरह से आता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स IV। आप बेसिक फॉर्मूले से शुरू हुए पावर के, वर्क डन अपॉन टाइम, फिर आपने वोल्टेज देखा कि वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, आपने वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई किया तो वो वर्क डन के बराबर हुआ, और आपने पावर के फॉर्मूले में जो वर्क डन था वहां VQ रिप्लेस कर दिया। अब Q अपॉन T जो है वो करंट बन गया, और आपका फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल्स आई। फिर यहाँ से आपके पास और मजीद ब्रांचेस निकलती हैं कि भाई आप जानते हो कि भाई एज पावर एज वोल्टेज इक्वल्स IR, तो आप इससे और मजीद फॉर्मूले बना पाते, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास आ तो गया पावर इक्वल्स IV, लेकिन अगर मैं V इक्वल्स IR को रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा, V की जगह IR रख दिया, ये हो जाएगा I स्क्वायर R। और ये हो जाएगा, अगर मैं I की जगह V अपॉन R रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा V अपॉन R इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए पावर के, पावर इक्वल्स I स्क्वायर R और पावर इक्वल्स V स्क्वायर अपॉन, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहते हो तो आप एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला जानते हो, एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जो पावर के तीन फॉर्मूले थे बारी बारी इसमें रखा जा सकते हैं। अगर आप IV रखते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा IVT, अगर आप I स्क्वायर R रखते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT, और अगर आप V स्क्वायर अपॉन R रखते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक, तो वन आफ्टर अनदर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी तीन फॉर्मूले बन गए। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट,
एक बात जो है इन दोनों फॉर्मूलों को देखते हुए मुझे डिफरेंस ही लगी। मुझे ये दिखा कि भाई एक फॉर्मूला बोलता है कि पावर का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ताल्लुक है, एक फॉर्मूला बोलता है कि पावर का रेजिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन। एक फॉर्मूले के मुताबिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पावर इक्वल आई स्क्वायर आर की बात है, और एक फॉर्मूला बोल रहा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। इसमें क्या मसला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि या दोनों में से कोई एक फॉर्मूला सही है या दोनों किसी और सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं? देखो वैसे तो अगर कैलकुलेशन करनी हो तो फॉर्मूला कहीं भी लगा दो, हमेशा सही आंसर मिलेगा, लेकिन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की दो बड़ी गहरी सिग्निफिकेंसेस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मतलब वर्डिंग के तौर पे एनालाइज करना अगर कहीं चाहो, सही से वर्डिंग्स के तौर पे अगर एनालाइज करना चाहो तो पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर वर्डिंग्स के अंदर सीरीज में अप्लाई होता है, क्योंकि इसी के अंदर मेरे बच्चे करंट कांस्टेंट होता है। क्योंकि इफ आई एम सेइंग दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आई एम आल्सो सेइंग दैट करंट इज कांस्टेंट। ये भी कह रहे हो सर, तभी तो पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मेरे बच्चे मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के थ्रू कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सर्किट एक सीरीज है, कि भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा पावर लॉस होगी, बशर्ते कि आपके पास करंट सब में सेम जाए, और करंट सब में सेम सिर्फ सीरीज के अंदर जाता है। तो अगर मैं इसमें से पूछूं कि भाई कौन सा रजिस्टर सबसे ज्यादा पावर लूज करेगा, तो वो ये 200 वाला, you have maximum power loss। बाकी 100 में उससे कम और 50 ओम्स के अंदर सबसे कम पावर ड्रॉप होगी। आप चाहो तो अज्यूम कर सकते हो कि भाई मैं करंट को अज्यूम कर लेता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ मैं करंट, तो भाई मेरा 1 एम्पेयर का करंट ट्रेवल कर रहा है इसमें। आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। तो अगर 1 एम्पेयर का करंट ट्रेवल कर रहा है तो मैं आई स्क्वायर आर अगर इन तीनों पे लगाऊं तो आई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू 100 ये हो जाएगा 100 जूल्स, 1 स्क्वायर इंटू 200 ये हो जाएगा 200 जूल्स, और 1 स्क्वायर इंटू 50 ये हो जाएगा 50 जूल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, मैंने बोला कि भाई 100 ओम में से 100 जूल्स की पावर लॉस होगी, 200 में से 200 जूल्स और 50 ओम में से 50 जूल्स अगर 1 एम्पेयर का करंट चल रहा है। आप देख भी चुके कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर लॉस 200 ओम के अंदर आई, उससे कम 100 ओम में आई और सबसे कम 50 ओम से आई। तो अगर आप क्वालिटेटिवली बात करना चाहो कि भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर लॉस ज्यादा, तो मेक श्योर कि वो जो सर्किट हो वो सिर्फ सीरीज सर्किट। ये बात समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, जब पावर इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला कहता है कि पावर रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इसमें क्या शर्त है भाई, कि वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज कांस्टेंट कब होता है, वोल्टेज कांस्टेंट पैरेलल पे होता है। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को, यही तीन रेजिस्टर्स अगर इनको मैं पैरेलल में अटैच करता हूँ, एक 100 ओम्स, एक 200 ओम्स और एक 50 ओम्स, तो वोल्टेज इन सब पे सेम आ रहा होगा। ठीक, अगर मैं वोल्टेज लिखूँ 0 वोल्ट और ये लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, तो वोल्टेज इन सब पे सेम आ रहा होगा, लेकिन करंट इन सब के अंदर डिफरेंट जा रहा होगा। 200 ओम में से सबसे कम करंट जा रहा होगा
से 100 ओम में से उससे थोड़ा ज्यादा, 50 ओम में सबसे ज्यादा करंट जा रहा है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पावर लॉस कहाँ होगी, सही है, सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट कहाँ हो रही होगी, तो भाई आपको पता है फॉर्मूला इन्वर्सली रिलेशन का है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम पावर लॉस, जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर लॉस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई मैक्सिमम पावर लॉस 50 पे। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको पता है तमाम रेजिस्टर्स के ऊपर 5 वोल्ट आ रहा है, सही, तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें। 100 ओम पे ट्राई करना है आपने, पावर इक्वल्स 5 स्क्वायर अपॉन 100। अब 200 ओम्स पे ट्राई करना चाहते हैं, पावर इक्वल्स 5 स्क्वायर अपॉन 200। और आप 50 ओम्स पे ट्राई करना चाहते हैं तो पावर इक्वल्स 5 स्क्वायर अपॉन 50। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 0.25 वॉट्स, ठीक, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 200, 25 अपॉन 200 ये हो जाएगा 0.125, हो जाएगा 5 अपॉन 5 स्क्वायर अपॉन 50, 25 अपॉन 50 0.5। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पावर लॉस आपको 50 ओम के रेजिस्टर में मिल रही है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए, वर्डिंग को जनरल समझाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप पावर इक्वल आई स्क्वायर आर यूज कर रहे हैं समझाने के लिए, तो मेक श्योर आप एक सीरीज सर्किट को समझा रहे हैं। और अगर आप पावर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक पैरेलल सर्किट को समझा रहे हैं। वरना ये नहीं कह रहा मैं कि आपका पावर इक्वल आई स्क्वायर आर कैलकुलेट करने के लिए भी सिर्फ सीरीज पे लग सकता है। आंसर कैलकुलेशन के तौर पे आप सीरीज पे लगा के निकालें या पैरेलल पे लगा के निकालें, आपको हमेशा सेम मिलेगा, सही है। आप पावर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर को सीरीज में भी लगा सकते हो, पावर इक्वल आई स्क्वायर आर को पैरेलल पे भी लगा सकते हो, सही, यू कैन इंटरचेंजली भी यूज, क्योंकि एक ही चीज से आए ना, ये पावर इक्वल आई वी से बन के ऐसा है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है भाई कि आप जजमेंट दे रहे हो, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ वैल्यूज को देखते हुए अंदाजा लगा के बता रहे हो कि भाई किसकी पावर ज्यादा होगी, किस पे पावर कम है। उस केस में याद रखना आई स्क्वायर आर सीरीज के लिए है और वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल को समझाने के लिए। ठीक है जनाब, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यानी अंडरस्टैंडिंग आ गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है तो वो बेझिझक पूछ सकता है मुझसे। बेटा 5 मैंने वोल्टेज एज्यूम किया है ना, 5 मैंने वोल्टेज एज्यूम किया है। अब चलो एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखते हैं कुछ अगर याद है तो कितना याद है। एक यूनिट होता है किलो वॉट आवर। पहले तो मुझे बताओ ये पावर का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है, अगर याद है तो, पढ़ा तो होगा लाजमी सी बात है, लेकिन ये मुझे बताओ ये पावर का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है। ठीक है शहीर, ठीक है साल,
अच्छा सर, आपने अपना इरादा सही सही ठीक है। उमर ठीक है। हसनैन अली, आपका भी आंसर मुझे मिल गया। शहीर, आपने तो खैर बता दिया था मुझे पहले ही। हाँ भाई, व्हाट अबाउट द अदर्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज इट सीरीज और इज इट पैरेलल? सही है मारिया। देखो बेटा, ये किलोवाट आवर जो है ना, ये एनर्जी का यूनिट है। कोई सोचेगा कि सर ये कैसे एनर्जी का यूनिट हो सकता है, इसमें तो वॉट्स लिखे हुए हैं, सही, लेकिन ये भी तो देखो साथ में आवर्स भी लिखा हुआ है। ये असल में पावर और टाइम का प्रोडक्ट है। दिस इज पावर, दिस इज टाइम, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ये एनर्जी का यूनिट है। इसमें पावर को हम किलोवाट्स में रखते हैं और टाइम को हम आवर्स में रखते हैं। इसलिए ये एनर्जी तो है, लेकिन ये जूल्स में नहीं होती। इसका जो आंसर आता है वो किलोवाट आवर के अंदर। और ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं, वो आपके पास सारे जो यूनिट्स लिखे हुए थे ना कि भाई 156 यूनिट्स कंज्यूम किया आपने, 100 यूनिट्स कंज्यूम किए, 300 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो दैट कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स is basically based on the number of kilowatt hours you have consumed. तो ये चीज याद रखिएगा, it is a commercial unit of electricity. It is a commercial unit of electricity. अच्छा, 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है? अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई हाउ मच is 1 kilowatt hour in joules? It is the unit of energy. See, तो how much is 1 kilowatt hour in joules? तो देखो भाई, आपको 1 किलोवाट आवर चाहिए ना। 1 किलोवाट तो मतलब पावर हो गई 1000 वॉट्स। टाइम 1 घंटा है, 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या हो गया भाई? 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया 3.6 exponent 6. In short, 1 kilowatt hour is basically equivalent to 3.6 million joules. 1 किलोवाट आवर 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर है। और हम अपने घरों के अंदर इससे कई ज्यादा, मतलब 100, 200, 300 टाइम्स समटाइम्स हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं इन अ मंथ। एक दिन में नहीं, इन अ मंथ we consume around, like for example, 400 times more than this energy. क्योंकि जो आपके यूनिट्स आ रहे होते हैं वो जैसे 300 आ गया, 250 आ गया, सही है, 400 आ गया। अगर ये कमर्शियल जगह है तो वहां पे ज्यादा, क्योंकि एसी वगैरह सब चल रहा होता है, या किसी का घर बहुत ज्यादा बड़ा है, ग्राउंड +1 बना हुआ है, ग्राउंड +2 बना हुआ है, 500 स्क्वायर यार्ड्स पे, there are large number of rooms, वहाँ पे फैंस चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, तो दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 20-20, 25-25 हजार रुपए जो बिल बन रहे होते हैं अक्सर लोगों के, तो मसला होता है। लाइट आएगी तो कंज्यूम करेंगे। ये बात वैसे है, देखो वो सेव करवाते हैं ना तुमसे, दे आर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर लोड शेडिंग ना, because they don't have electrical energy produced in that much quantity, but the consumption is more, so they are planning to save electricity. वो किफायतशारी से काम ले रहे हैं, आप पे लोड नहीं डाल रहे हैं, वो लोड शेड कर रहे हैं। बोलने देखिए, आप बजाय लाइट बंद करें उस वक्त ना करें, इसलिए हम बैठे अपने पास से बंद करते हैं, बैठे रहे सुकून से बैठे रहे। बस वो हम सुकून से बैठ नहीं पाते उसके बाद। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास किलोवाट आवर्स जो है कमर्शियल यूनिट है। इसका एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, if electrical iron is of 1200 watts, ठीक है, और फैन जो है
वो 100 वाट्स, चलो 250 वाट्स। इलेक्ट्रिकल आयरन 100 वाट्स, फैन आपके पास 250 वाट्स हो गया। सही है। इसका ऑपरेशन टाइम आयरन का, लेट्स से फॉर एग्जांपल महीने के अंदर, एक दिन का लगाते हैं चलो। इसका ऑपरेशन टाइम एक दिन के अंदर हम कितना, आधा घंटा यूज करते होंगे, इससे ज्यादा आयरन तो नहीं चलती होगी। सही है। हाँ, फैन का ऑपरेशन टाइम ज्यादा है। सही है। फैन का ऑपरेशन टाइम जो है तकरीबन आपके पास लेट्स से कितना, 18 घंटे तो चलता ही होगा, 18 आवर्स। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि भाई इफ रेटिंग जो है वो है लेट्स से आजकल 11 रुपए चल रही है मेरा ख्याल से, 11 रुपीज पर किलो वाट आवर। 11 रुपए पर किलो वाट आवर आपकी कंजम्पशन है, वो मतलब जो रेट है बिजली के बिल का। तो कैलकुलेट कीजिए कि बिल कितना है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर डे। एक दिन की कॉस्ट निकालनी, तो भाई हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले निकालनी पड़ेगी किलोवाट आवर्स के अंदर। सही। तो पावर 1200 वाट्स है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट्स ना, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा। और टाइम 0.5 आवर्स है, तो 0.5 ही आ जाएगा। इसी तरह फैन 250 वाट्स है, तो इसको भी डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। और 18 आवर्स कंजम्पशन है। ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी हो जाएगी जो आपने इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स कंज्यूम कर लिया। That's 1.2 into 0.5, 0.6 किलोवाट आवर्स। और इसी तरह से 250 यानी 0.25 upon 18, that is 4.5 किलोवाट आवर्स। तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है एक दिन के अंदर 4.5 प्लस 0.6, 5.1 किलोवाट आवर्स। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मुझे पता है 1 किलोवाट आवर 11 रुपीज का होता है। अगर 5.1 किलोवाट आवर्स कंज्यूम हुए और 11 रुपए पर किलोवाट आवर कॉस्ट थी, तो 5.1 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, तो मुझे एक दिन के पैसे पता चल गए 56.1 रुपीज पर डे मेरा बिल आया। पर डे 56.1 रुपीज। अगर एक महीने का हिसाब लगा लिया जाए, आप कह सकते हैं कि 56.1 को मैं 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1683 रुपीज एक मंथ में आपके पास एक पंखा जो 250 वाट्स का है और एक इलेक्ट्रिक आयरन जो 1.2 वाट्स की है उसके चलने पे कंज्यूम 1680 रुपए का बिल आएगा। बेटा मैंने कॉस्ट ऐसे कंज्यूम की कि मुझे ये पता था कि मेरे घर में टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक दिन में कितनी हो रही थी, एक फैन और एक इलेक्ट्रिक आयरन चलने पर। फिर मुझे रेटिंग पता थी, मुझे पता था 11 रुपए 1 किलोवाट आवर की। मेरे 5.1 किलोवाट आवर्स थे, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। ऐसे ही करते हो ना, जब किसी किसी चीज की एक की कॉस्ट पता हो और एक से ज्यादा की चीज चाहिए हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हो। कि भाई अगर आप राइस परचेज करने गए हो तो यहाँ से हो गया कि भाई 50 रुपीज पर किलो है, आप बोलोगे भाई 2 किलो दे दो तो 100 रुपए ले लेगा। हाँ बेटा, रेटिंग गिवन होगी, लाजमी सी बात है, कॉस्ट बताए बगैर थोड़ी हमें याद थोड़ी हो सकता। हम तो पाकिस्तान के हिसाब से सोच रहे हैं, वो भी फ्लक्चुएट होती चली जाती है, और बाहर ममालिक के अंदर तो लाजिम बात है डॉलर्स में चलती है, सेंट्स में चलती है, तो वो आपको जरूर दिए जाए। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी।
अच्छा भाई, फ्यूज क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज अ फ्यूज? ठीक है, देखो हमारे वायर में हमारे सर्किट्स में ना, अच्छे वाले सर्किट्स के अंदर 3 वायर्स होते हैं। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और एक अर्थ का वायर होता है। अच्छे वाले सर्किट्स में उनकी बात बता। बिल्कुल उमर, बिल्कुल हसान, आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया मुझे। तो बेटा लाइव वायर जो होता है ना, वो हाई पोटेंशियल का वायर होता है, रेड कलर या ब्राउन कलर का बना हुआ होता है, पहचान रखने के लिए कि भाई ये लाइव वायर। न्यूट्रल वायर लो या जीरो पोटेंशियल पे होता है, वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, जो करंट आया होता है उसको वापस लेके जाने का काम करता है। ये लो या जीरो पोटेंशियल पे होता है। और इसी तरह अर्थ वायर भी जीरो पोटेंशियल पे होता है, लेकिन इन तीनों के कनेक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आपके पास ये कोई अप्लायंस लगा हुआ है, सही है, उस अप्लायंस के अंदर आपका कोई मेजर सर्किट है, या कोई मेजर मोटर लगी हुई है आपके पास, मिसाल के तौर पर एक मोटर लगाई हुई है हमने, ठीक है। सो इफ दिस इज द मोटर दैट वी हैव, तो बेटा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों आपके इस मोटर से लगे हुए हैं, क्योंकि उसे इस मोटर को चलाना है ना। तो लाइव वायर से करंट एक तरह से एनर्जी सप्लाई होती है, न्यूट्रल वायर बैक रूट का काम कर रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पे एक वायर लगता है, अर्थ का वायर। अर्थ का वायर आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है, इंस्ट्रूमेंट के अप्लायंस से। इट्स नॉट कनेक्टेड टू योर मोटर मशीन, इट्स कनेक्टेड टू द सरफेस। अर्थ वायर हमेशा, क्योंकि देखो करंट लाइफ से जा रहा है, न्यूट्रल से वापस आ रहा होता है, सही। अगर बाय चांस किसी वजह से इरोजन वगैरह होने की वजह से, वायर की सरफेस खराब होने की वजह से, वायर लाइव वायर आपके मेटल बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए, ये मेटल बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो नतीजा ये होगा कि जो करंट लाइव वायर से आ रहा था, वो अब इस मेटल बॉडी के अंदर भी फ्लो करेगा। और अगर ये अर्थ वायर ना होता और उसकी जगह आप इसे होल्ड किए हुए होते, तो क्या करता कि करंट को, क्योंकि ग्राउंड में जाने का रास्ता चाहिए था, ग्राउंड एक न्यूट्रल है, सही है, लाइव वायर हाई पोटेंशियल के ऊपर है, तो जैसे ही आप बॉडी को टच करेंगे तो करंट आपकी बॉडी के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब आप एज एन अर्थ वायर बिहेव कर जाएंगे। उसके लिए उसको तो रूट मिल गया ना, हमारे ब्लड में आयन मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन अगर हमारे पास एक अर्थ वायर मौजूद हो, तो फिर करंट हमारी बॉडी के बजाय उस अर्थ वायर में से जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि अर्थ वायर एक लो रेजिस्टेंस वायर है। अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, वो करंट के फ्लो में बहुत कम हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इट्स लो रेजिस्टेंस वायर। तो जो करंट होता है वो लाइव वायर से आता है, अगर मेटल बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू हो गया, तो वो अर्थ वायर में से निकल के वापस चला जाता है ग्राउंड के अंदर। और अगर हम उसे टच करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। लेकिन उस चांस को बिल्कुल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेफ्टी नेट लगाते हैं। हमारा सेफ्टी नेट इस लाइव वायर पे लगा हुआ ये फ्यूज है।
ये चीज। तो ये फ्यूज हमारा, ये सिंबल्स का ऐसा होता है, एक बॉक्स और उसमें से एक लाइन गुजर रही होती है। इस फ्यूज का जो पर्पस होता है वो असल में ये होता है कि इट्स पीस ऑफ वायर, सिंपली इट्स अ पीस ऑफ वायर जिसका हाई टेम्परेचर आने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, वो वायर मेल्ट हो जाता है। मतलब इट्स एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट that breaks by melting that has a wire, I guess, that has a wire which breaks due to melting when high current flows through it. मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और वो वायर काफी पतला लगाया जाता है। वायर उसकी थिकनेस डिफाइंड होती है, आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप कितने एम्पेयर का फ्यूज लगाना। इसकी जो रेटिंग होती है ना, इट इज रेटेड इन एम्पेयर्स, कि भाई कितने करंट के ऊपर फ्यूज को पिघलाना है आपने। सही। तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट होता है, वोल्टेज बोल रहा सॉरी, आप उससे 2-3 एम्पेयर्स ऊपर या थोड़ा सा लेवरेज देते हुए उसकी फ्यूज रेटिंग सेट करते हैं कि भाई फ्लक्चुएशन तो आती रहती है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, वोल्टेज थोड़ा ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरा सा करंट ऊपर हो और आपका फ्यूज मेल्ट कर जाए। कि मिसाल के तौर पे हमारे सर्किट को चलने के लिए चाहिए 4 एम्पेयर्स, हमारे सर्किट को चलने के लिए चाहिए 4 एम्पेयर्स, और आपने फ्यूज लगा दिया 4.2 एम्पेयर का। देखो ये तो 4 एम्पेयर जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो हर वक्त फिक्स तो नहीं रहेगा। अगर थोड़ी देर के लिए भी करंट जो है वो 4 एम्पेयर से ऊपर चला जाए, 4.2 चला जाए, थोड़े से टाइम के लिए, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज लगा हुआ है लाइव वायर के ऊपर। इट इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन द लाइव वायर। जो करंट की एंट्रेंस है वो उसे खत्म कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई बंद कर देता है कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, देयर इज नो फेयर कि भाई कुछ शॉक लगेगा या कुछ होगा या कुछ होगा, और पता ही है कुछ नहीं होना। इसलिए उसे लाइव वायर पे लगाया जाता है, इट इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन द लाइव वायर। Is always attached in live wire. If high current flows, it melts and breaks the connection with the circuit. ठीक है, तो ये वाला मामला होता है। बिल्कुल फ्यूज की जगह बेटा सर्किट ब्रेकर लगाया जा सकता है, बल्कि सर्किट ब्रेकर से ज्यादा प्रेफर हो रहे होते हैं rather than using fuses। फ्यूज अब छोटे छोटे कंपोनेंट्स में रह गए हैं खाली। सही है। जैसे आप के कह लो कि यूपीएस वगैरह हो गए, सही है, छोटे आपके स्टेबलाइजर्स हो गए, उनके अंदर फ्यूज आ रहे होते हैं। सही है। या आपके चार्जिंग अडेप्टर्स हो गए जिसमें सर्किट ब्रेकर लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उनके अंदर फ्यूज अटैच कर दिए। वरना जो मेन सर्किट बोर्ड्स हैं पहले जिनमें फ्यूज लगा करते थे, अगर आप में से घर में किसी के पास जो है वो पुराना सर्किट बोर्ड या सॉफ्ट सर्किट बोर्ड हो, बड़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन हो अगर किसी के घर पे, तो आप देख सकते हो कि जो मेन बोर्ड होगा उसमें सेरामिक के पीसेस लगे हुए होते हैं, जिसको अगर आप निकालो तो इस तरह से ना ऐसा होता है कुछ। उसमें तो 2 ये होते हैं, उसमें बीच में एक तार होता है उसके। अगर आपके घर में से किसी एक के पास अगर ऐसा सर्किट बोर्ड हो, मेरे घर में एक है तो मैंने बहुत अक्सर देखा है। ठीक है। तो इसके दरमियान में जो वायर होता है ये आपका फ्यूज वायर होता है।
तो ये इस तरह से फ्यूज जो है वो आपके सर्किट को सेव करता है। अगर हाई करंट आएगा इट विल मेल्ट, और मेल्ट होते ही इट विल प्रिवेंट हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू ये कंपोनेंट। कंपोनेंट सेव हुआ, जिंदगी आपकी बच गई। अच्छा, फ्यूज की रेटिंग हमेशा सप्लाई वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है। मिसाल देता हूँ कि भाई अगर मेरा एक कंपोनेंट है, सही है, उसकी पावर रेटिंग जो है वो है 600 वॉट्स, वो 220 वोल्ट पे काम करता है, सही है। मैं निकाल सकता हूँ इसका ऑपरेटिंग करंट, पावर इक्वल्स आई वी निकालने को यूज करके मैं ऑपरेटिंग करंट मालूम कर सकता हूँ, मैं कितने करंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। 600 वॉट्स ऑपरेटिंग करंट आई, वोल्टेज 220, आई की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 220, 2.73, ये इसका ऑपरेटिंग करंट है, इतने करंट पे वो काम करेगा। तो जो फ्यूज है वो ऑपरेटिंग करंट से 2 या 3 एम्पियर्स अक्सर ऊपर रखा जाता है, बस उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस ये होती है कि 2 एम्पियर या 3 एम्पियर आप ऊपर रख दीजिए। तो जो फ्यूज रेटिंग होनी चाहिए, जो फ्यूज आप लगाएं, it could be of, for example, 4 amperes, could be of 5 amperes, say could be of 6 amperes, but should not be more than that. इसकी वजह ये कि ऐसा ना हो ना कि भाई इतना बड़ा फ्यूज लगा दिया कि वो फ्यूज मेल्ट ही नहीं हो रहा है, आपका अप्लायंस बर्बाद हो गया, उतना हाई करंट चला गया उसके अंदर कि उसके सारे सर्किट बोर्ड्स वगैरह सब खराब हो गए, और पता चला भाई फ्यूज को भी बोल रहा है यार अभी मेरे नजर में तो करंट सेफ, क्योंकि आपने जो फ्यूज लगाया हुआ था वो 10 एम्पियर का लगा दिया था, 12 एम्पियर का लगा दिया था, 16 एम्पियर का लगा दिया था, तो वो फिर ये है कि गलत हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 एम्पियर ऊपर चले जाओ, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना। हालांकि एक दफा पास में एक सवाल आया था, उस सवाल के अंदर उन्होंने कम से कम 10 एम्पियर का जम दिया था, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आसान रेटिंग्स कम क्यों लगाओगे? आपके अप्लायंस को चलने के लिए 2.73 एम्पियर का करंट चाहिए। अगर आपने फ्यूज लगा दिया 1 एम्पियर का या 2 एम्पियर का, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, जैसे ही 2.7 एम्पियर का करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज की रेटिंग क्या है, फ्यूज की रेटिंग तो 2.2 एम्पियर की थी, 2 एम्पियर से ज्यादा का करंट उसने पास नहीं होने देना, 2 एम्पियर के करंट पे फ्यूज ने मेल्ट हो जाना है। तो मसला हो जाएगा ना कि अगर आपके पास 2 एम्पियर की फ्यूज रेटिंग लगी हुई है तो वो करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा उसके अंदर सही तरीके। 2.5 भी नहीं लगा सकते, वो देखो ना बेटा, उसको चलने के लिए ही 2.7 चाहिए, आप उससे कम का लगाओगे तो वो अप्लायंस ही ऑपरेट नहीं कर सकेगा, आप बटन ऑन करोगे फ्यूज ब्लो कर जाएगा, ये मसला है। बात समझ में आई है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा आप लोगों की मैंने अटेंडेंस ले लिया आज। अब ये है कि मुझे अंदाजा हो गया कि भाई कौन कौन जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहा होगा, बाकी जो है जिनके अटेंडेंस नहीं है तो इसका मतलब दे आर नॉट सपोज टू बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम। तो ये है कि मैं हो सकता है आप लोगों का या तो एक अलग ग्रुप बनवा दूंगा, या फिर ये है कि आप लोगों के नाम के हिसाब से आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूंगा, के अलावा क्लास लेने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कल बोलने के बावजूद भी मुझे वो अटेंडेंस नहीं मिली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। If there are approximately 26 students, I was approximately expecting that there should be 22 or 23 or somewhere around. Still getting 14 out of it. And I have an idea how many of you really need to attend this class or really wish to attend this class, and how many of the students in the group are just there for the sake of being in the group.
अच्छा, अगली चीज एक और, I've shared the magnetism lectures with you. Are you guys listening to those lectures as well or not? ठीक है, तो ये ना मैंने इसलिए बेटा शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ वो लेक्चर्स, ताकि हम थोड़ा सा अपने पेस बढ़ा सकें। हमारी वीक में सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, और आप खुद भी बात जानते हो कि अक्टूबर नवंबर के अंदर टाइम कम होता है। तो मैंने इसलिए लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिया था, सो दैट दे कैन हैव अ रिवीजन ऑफ दोज कंटेंट्स। सही है। एंड ये है कि फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी को मुकम्मल कराने के बाद आपका क्या प्लान है? शुड वी गो टूवर्ड्स थर्मल्स और शुड वी गो टूवर्ड्स वेव्स? क्या भाई, वेव सबको मुश्किल लगता है क्या? चलो ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स वेव्स, डोंट वरी। थर्मल आसान है, थर्मल सब हलवा है, कुछ नहीं है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सब मजाक बात है, असल चीज तो वेव्स है। ठीक है, वेव्स कर लेंगे हम इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से वेव के ऊपर ध्यान दे देंगे। अच्छा भाई, ईशा एटीपी की प्रैक्टिस बेटा मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको अक्टूबर के मंथ में करवा दूं। सही है। पेपर से एक दो तीन हफ्ते पहले मैं वर्कशॉप टाइप क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट कर दूंगा। सही है। आई होप उस वक्त तक कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो ये है कि हमारी इन पर्सन क्लासेस अटेंड हो जाएंगी, तो मैं वहाँ पे 2 ढाई घंटे की एक तरह से 2 वर्कशॉप्स करवा दूँ। ओह, ये लेवल्स वाले हो गए, अब तो ये सब हलवा इनके लिए है। ओ लेवल तो बच्चे वाली चीज है, तुम लोग पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ ओ लेवल्स को। अपेयरिंग भले ना पढ़ाओ, ग्रेड 9 ग्रेड 10 के बच्चों का ट्यूशन पढ़ाओ ओ लेवल्स के, हाथ साफ होता रहेगा। वाकई में मैं ये मशवरा देता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को भाई, कि आप अगर यू आर गुड इनफ, यू फील लाइक कि नहीं भाई आई नो माय स्टफ, तो इट्स बेटर यू गाइस गो फॉर ट्यूशंस। सही है। पढ़ाओ उनको, ताकि आपका रिवीजन रहे। अब्दुल्ला बेटा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि उन्होंने बहरहाल ये बोल दिया कि हम ये प्रेडिक्टेड ग्रेड वाला मामला तो नहीं करेंगे। तो might happen, I'm not sure, लेकिन might happen they go for an online examination series if October November doesn't happen, क्योंकि उन्होंने देख लिया इस बार प्रेडिक्टेड ग्रेड के चक्कर में कितनी उनकी जलालत हुई है। मतलब फुल उनको दुनिया ने जलील कर दिया, रिजल्ट देख के उनको रिवर्ट करना पड़ा, अपना रिजल्ट वापस लेना पड़ा, उनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल आ गया कि आपने गलत रिजल्ट भेजा। ये चीज है, इस वजह से थोड़ा सा इशू है। आसान मिल जाएंगे, डोंट वरी, ट्यूशन वगैरह मिल जाएंगी। बोल के रखो दोस्तों वगैरह को भी, टीचर्स वगैरह को भी, अगर कभी कोई आता है अपने जो जिनसे आपने पहले पढ़ा हो उनसे भी बोल के रखो, क्योंकि दे कैन वाउच फॉर योर क्रेडिबिलिटी ना, इसलिए। सही है ना। अच्छा चल, एक सवाल देख लेते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन 21, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
के भाई जवाबात आना शुरू। अच्छा भाई, cell is connected in series with an ammeter and a lamp. The reading on the ammeter is 1 ampere. आपको करंट बढ़ाना है 2 एम्पेयर पे लेके जाना है। अच्छा भाई, देखो फॉर दोज हु आर सेइंग बी, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप एक बात देख रहे हो बेटा, आप ये देख रहे हो कि आपके पास जो सेल है वो बैटरी बन गया है, 2 सेल लगा दिए गए, लेकिन आप ये भी तो देखो बेटा कि नीचे रेजिस्टर भी तो 2 हो गए। पहले 1 लैंप था, 2 लैंप से, बात तो वहीं आ गई ना। अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो आपने रेजिस्टेंस भी बढ़ा दी, बात तो वही ड्रॉप हो गई, करंट तो वही 1 एम्पियर रहेगा। अगर करंट बढ़ाना है तो या तो वोल्टेज बढ़ाओ या रेजिस्टेंस को कम करो, दोनों में से कोई एक बात करो। तो या तो सेल बैटरी बन जाता, लैंप एक ही रहता तो ठीक होती बात, लेकिन अभी बी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज अ फॉल्टी आंसर। सी में क्या मसला है भाई? एक आंसर मेरे पास सी भी आया। सी में इशू ये है बेटा कि आपके पास एक सेल लगा है और 2 लैंप्स लग गए, करंट उल्टा कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ गई ना। देखो सीरीज में सेल लगेगा आपकी, सीरीज में रेजिस्टर्स लग गए आपके, 2 लैंप्स आपने सीरीज में लगा दिए। तो अगर एक लैंप भी 100 ओम का था तो 100 2 मिला के 200 ओम का रेजिस्टर हो गया, इससे भी करंट कम होगा। जी, अब आप लोग सही जवाब दे रहे हो। द आंसर इज डी। सही आंसर आपके पास जो है वो इसका डी आंसर है। कैसे पहचाना? कि आपके पास 2 लैंप्स जब पैरेलल में लगे हैं तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस उनकी कम हो गई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्रॉप्ड। See, अगर वो 100 ओम के रेजिस्टर्स थे तो अटैचिंग देम इन पैरेलल ड्रॉप देयर रेजिस्टेंस डाउन टू 50 ओम। दैट इज द पॉइंट। हमने कल भी बात की थी कि पैरेलल में रेजिस्टर अटैच करने से आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस ओवरऑल गिर जाती है, इसलिए करंट बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट 24? 24 बताओ। चीज को चेक करने के लिए बेटा आप R इक्वल्स V अपॉन I वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख सकते हो। A B C सारे आंसर आ गए मेरे पास। किसी को ये लग रहा है, किसी को B लग रहा है, किसी को C लग रहा है, इनमें से एक आंसर। देखिए बेटा बात सारी यहाँ पे ये है, आप रेजिस्टेंस को चेक कैसे करते हो? मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका ये होता है कि कोई भी एक वोल्टेज उठाएं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को चेक कर लें। सही, कोई भी एक वोल्टेज उठाएं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को आप चेक कर लें। तो अगर मैं लोअर करंट्स पे देखूं तो दोनों मेरे लैंप्स सेम करंट दे रहे हैं एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज, उसका मतलब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है व्हेन द करंट इज फ्लो। अगर मैं 2 एम्पीयर 2 वोल्ट्स मैंने वोल्टेज सेलेक्ट किया मिसाल के तौर पर, तो दोनों ने मुझे सेम करंट दिया, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तभी तो करंट सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं हायर वोल्टेजेस पे या हायर करंट्स पे जाऊं तो हायर उस पे लैंप P मुझे ज्यादा करंट दे रहा है
लैम्प क्यू के मुकाबले। इसका मतलब लैम्प क्यू की रेजिस्टेंस P से ज्यादा हो चुकी है। तो देखो वोल्टेज मैंने दोनों को सेम दिया, लेकिन क्यू में से इतना करंट नहीं फ्लो कर सका जितना P में से कर गया। इसका मतलब एट हाई करंट उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गई है। P की रेजिस्टेंस अभी भी कम है, लेकिन Q की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई। Q में इतना करंट नहीं आ पा रहा, वोल्टेज में वही दे रहा हूँ, लेकिन Q कम करंट सप्लाई कर रहा है। P जो है वो ज्यादा करंट अपने अंदर से फ्लो करने दे रहा है। इसका मतलब P की रेजिस्टेंस इस वक्त कम है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन गया बेटा वो B बन गया कि लैम्प P हैज द सेम रेजिस्टेंस एज लैम्प Q एट लो करंट्स। इसके अलावा कोई जुमला जो लिखा है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि ए बोलता है लोअर लैम्प P हैज लोअर रेजिस्टेंस एट ऑल करंट्स, ऑल करंट्स पे तो नहीं, लो करंट्स पे तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम थी। हाई पे बात थी, हाँ भाई हाई वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट के ऊपर P की रेजिस्टेंस कम है, लेकिन लो के ऊपर तो ऐसा नहीं था। इस वजह से ए भी गलत हो गया, और इसी तरह से सी और डी के अंदर भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, अब लॉजिक्स हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि आप लोग जरा इसको रिवाइज करना शुरू करें, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस 5 मिनट्स की करें। इस वीक के अराउंड अपने 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो भी सवाल हो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप बेझिझक पूछ लेना, पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। हाँ, ऐसा नहीं करना कि एक साथ 10 सवाल भेज दो, तो ये हौसले के साथ भेजना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, वरना फिर ये होता है ना, इतने सारे सवाल देख के बंदा बोलता है अल्लाह, आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव लाइक फीलिंग्स, आई आल्सो गेट फेड अप। एक वक्त में 10 सवाल आते हैं एक बच्चे के, और इस तरह 5-6 बच्चे 5-6 10 सवाल भेज दे, तो बंदा बोलता है भाई सीन जोन करने का वक्त आ गया है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सवाल आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी तो मैं मशवरा दूंगा बेटा टॉपिकल्स कर लो, थोड़ा सा कमांड आ जाए आपके पास ना। अर्ली स्टार्ट करना आप एंड ऑफ सितंबर पे, ठीक, एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से आप अर्ली शुरू करना, क्योंकि उसमें फिर ये कि एक आधा हफ्ता आपको मिल जाए, आधा नहीं, 1-1.5 हफ्ता आपको मिल जाएगा अर्ली प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जनाब। क्या, अच्छा एक और काम आप छोटा सा कर दें बिफोर यू गाइस लीव, अपने अपने नाम के साथ चैट बॉक्स में मैसेज कर दें ताकि मेरे पास एक अटेंडेंस रिकॉर्ड हो चुकी हो, अगर आप, ताकि मैं जब नया ग्रुप बनाऊं या इस अटेंडेंस को आगे फॉरवर्ड करूं कंफर्म स्टूडेंट के तौर पे, तो मेरे पास भी एक प्रूफ हो कि भाई ये बच्चे मेरी क्लास में मौजूद, यहीं पे चैट में जवाब दे दीजिएगा अपने नाम के साथ, रिकॉर्ड हो जाती है इसलिए। Once you do that, now you can leave the class. इसके बाद आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं आफ्टर मैसेजिंग। बिल्कुल यही मैसेज करना है इसमें। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही सही, यू गाइस कैन लीव, नो वरीज, आप लोग लीव कर सकते हैं ग्रुप। और बेटा अपने नाम के साथ मैसेज कर दो बस, टेक्स्ट विद योर नेम, दैट्स इट, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी।